स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी में आज सुपर एक्टिव सियासी सोमवार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंचे, कल्की धाम का शिलान्यास किया। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे तो अखिलेश यादव की राहुल से दूरी ने सुर्खियां बटोरी। यूपी में बीजेपी अपने टारगेट 80 पर काम कर रही है। संभल समेत तमाम उन सीटों पर बीजेपी की नजर है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है और बीजेपी जहां पिछले चुनाव में पिछड़ गई थी। एक तरफ बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में बात बन नहीं पा रही है। सीट शेयरिंग का पेंच उलझा हुआ है और इसी बहाने अखिलेश राहुल की यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। एक तरफ जल्दी ही सीट शेयरिंग पर बात बन जाने का बयान दिया जाता है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर देते हैं। 27 सीट पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार अब तक उतार चुकी है। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस डिमांड कर रही है। बीएसपी किसका खेल बनाएगी, किसका बिगाड़ेगी, इसका गुणा गणित दोनों पक्ष कर रहे हैं। ऐसे में यूपी का समीकरण दिलचस्प हो चला है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आज के बड़े बयान आपको पहले सुनवा देते हैं। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और हिंसा देश में फैलाती है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या होगा, यह अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो पुख्ता नजर आ रही है। इसी पर आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। धर्मवीर चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक भी स्टूडियो से हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि काम से ज्यादा आप भगवान भरोसे इस चुनाव को जीतना चाहते हैं? सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज उनकी जन्म जयंती है और देखिए ये कैसे आप कह सकती हैं, आज जब राम लला की हम बात करते हैं तो राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और मंदिर में भव्य मंदिर भी तैयार हो चुका है। परंतु राम लला का मतलब क्या है? आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, एम फॉर महिला, एल फॉर लाभार्थी, एल फॉर लीडरशिप, ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता का संदेश लेना भी जरूरी होता है, श्री कृष्ण का संदेश पाना भी जरूरी होता है। और गीता का मतलब ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से 10वें से 5वें स्थान पर गई है, तो ये तो दोनों का समावेश हो रहा है। और इसीलिए आज हम लोग जब एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विरासत की भी बात कर रहे हैं और विरासत और विकास एक साथ चलते हैं। अयोध्या में जब मंदिर बनता है और वहां पर करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था बूस्ट होती है। 1 लाख करोड़ का भारत में उसकी वजह से जो है व्यापार और छोटे लोगों को उसका उद्योग का एक अवसर मिलेगा। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम को जब तैयार किया जाता है तो वहां पर कुछ लाख लोग से आज बढ़कर 13 करोड़ लोग वहां पर 2 साल में पहुंचते हैं, तो उसमें ग्रोथ होता है टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, राम मंदिर जब बना है, राम मंदिर जब उस कालखंड में बना है जब हमारे एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट है, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाईएस्ट है, अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। और उसी कालखंड को याद कीजिए जब बाबरी ढांचा खड़ा हुआ करता था तब लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करते थे, लोएस्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डगमगा रही थी। तो इसीलिए राम या मंदिर और विकास ये कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ चलते। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ इनसे पूछे वरुण पुरोहित, इनके नाम में पुरोहित है, इनके लिए, इनके इंडिया अलायंस के लिए, इनके लिए नहीं, इनके इंडिया अलायंस के लिए राम नाम सत्य के नारे लग रहे हैं। कहीं पर मायावती जी जो है वो ढांचे को नकार रही है, कोई ममता बनर्जी ढांचे पर लात मार रही है, कहीं पंजाब और महाराष्ट्र में
ढांचे को खींच रहे हैं, तो इनका जो अवैध ढांचा है इंडिया अलायंस का, वो लगातार ध्वस्त करने वाले लोग उन्हीं के लोग हैं। से निकले हुए लोग क्यों आपकी बैसाखी बन रहे हैं? उनकी जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सवाल यह बनता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के साथ आजीवन लड़ाई लड़ती रही है, जैसे कि लेफ्ट के साथ केरल में वो लड़ाई लड़ रही है, आज उनके साथ आना पड़ रहा है। जब वो महाराष्ट्र में उद्धव सेना को कहती थी कि बाबरी इन्होंने गिराया, उनके साथ आना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो उनको नस्ता नाबूद कर दिया पंजाब और दिल्ली में, उनके साथ आना पड़ रहा है। तो मजबूरी तो उनकी है, परंतु हां, जब एक राष्ट्र के लिए हम लोग कार्य करते हैं तो हमारे लिए सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। क्या चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करना यह क्या राष्ट्र नीति का हिस्सा नहीं है क्या? आज जब हम लोग नरसिम्हा राव को भी दिया सम्मान, क्या नरसिम्हा राव को सम्मान इसलिए दिया ताकि कांग्रेस हमारे साथ आ जाए? इसको बहुत संकीर्ण दायरे से देखना होगा। हमने उन सभी लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया। मुझे लगता है आज कांग्रेस को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह से लेकर स्वामीनाथन जी से लेकर नरसिम्हा राव जी तक किसी को भी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि केवल नेहरू का गुणगान करना था, एक परिवार का गुणगान करना। ठीक है वरुण पुरोहित जी, क्या खोई हुई जमीन आप अपनी बचा पाएंगे? साइकिल पर सवार होकर हाथ को मजबूत तो करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तो साइकिल और हाथ का एक गठजोड़ कहीं उत्तर प्रदेश में नजर ही नहीं आ रहा। प्राची जी, पहले तो नावेद पूनावाला जी का इनका जवाब दे दूं। शहजाद पूनावाला, नाम ठीक कर लीजिए। सॉरी, इन्होंने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री, हाँ सॉरी बोल दिया मैंने, सॉरी बोल दिया। वो देखिए, इन्होंने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री, इनका जो मॉडल है, मैं शुरू से कहा आस्था का मॉडल को टूरिज्म इंडस्ट्री बना रहे हैं। भगवान के नाम की तुकबंदी नहीं करते हैं कभी। आगे से ध्यान रखिए, आप छोटे हो, मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ। कोई भी पार्टी का आदमी हो, भगवान के नाम की तुकबंदियां नहीं की जाती हैं। देखिए, जो आप बात कर रहे हो, जो विरासत है उसको संग्रहित करना, संरक्षित करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की। अगर आप इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की जैसी पॉलिटिकल सोच, उनकी जैसी राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखोगे तो ये आज इस कारण से डिबेट की जा रही है। जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल डेप्थ और पॉलिटिकल रिलक्टेंस जो है, वो 3P की मैं बात कर रहा हूँ। डेप्थ और इंटेलिजेंस तो कहीं नजर नहीं आ रही, रिलक्टेंस ही नजर आ रही। इसलिए आप इंडिया अलायंस बन रहा है और आपके साथी जा रहे हैं, और जाने में कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएं। लेकिन आप जो मलाई चाटू सेटिंगबाज लोगों को आप टिकटें दे रहे हो, कुछ चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। हम तो समझते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी पार्टी की सफाई हुई, और राम तेरी गंगा मैली की जैसे पार्टी विद द डिफरेंस मैली हो रही है, वो तो हमारे लिए तो आराम की बात है। लेकिन अगर उनके जैसे वापस 3 बार जमानत जब्त को राज्यसभा दे दे, मिलिंद देवड़ा के आपकी पार्टी के लिए गंदगी थे? ये बड़े बड़े नेता हैं सर, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत आप लोगों के साथ की है। नहीं, मिलिंद देवड़ा कोई बड़े नेता नहीं है, पिताजी बड़े नेता थे। आप समझो बात को, मैं जो बता रहा हूँ, बड़ा नेता कोई नहीं है। ग्रास रूट से कांग्रेस चलती है, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस है। चर्चा भी कांग्रेस की होती है, सारी पार्टियों में कांग्रेस है। आज बीजेपी भी कितनी % कांग्रेस हो गई, तो कांग्रेस तो लीडरशिप की फैक्ट्री है। लेकिन जो मेन फैक्ट्री है, उसको जो डायरेक्टर है, उनको NGO या कंपनी बनाने की बजाय कांग्रेस को रहने देना चाहिए। इसलिए तो पूरे देश की तो तब बात करिएगा जब उत्तर प्रदेश में आप नजर आएंगे। अमेठी और रायबरेली आपका गढ़ है, वहां पर आप गांधी परिवार से कैंडिडेट को उतारेंगे नहीं उतारेंगे, इस पर तो आप कश्मकश में हैं। आप अमेठी जाने से कतराते हैं, तो कहां लड़िएगा आप? नहीं, मैं न लड़ने में कहीं कमाई नहीं है, कहीं कमी नहीं है। कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, मैंने कहा। लेकिन जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कभी मैं तो उसको गैंग ऑफ वासेपुर कहता था, वो एक ग्रुप, एक्सटेंडेड ग्रुप है। 4 जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, 4 फिर वैसे ही आ जाते हैं। उससे बचने का जरूरत है। इसलिए राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक उसकी आवश्यकता है। आप नसीहत कांग्रेस को ही दे रहे हैं, अपने आप को ही दे रहे हैं ना वरुण पुरोहित जी? यही तो सवाल है ना कि अपने अंदर कमी भी दिख रही है, उसको दुरुस्त भी नहीं करना। मैं लौट रही हूँ वरुण जी आपके पास। मैं शहजाद 1 मिनट आऊंगी, मुझे पहले अजीज खान जी से एक सवाल लेना है। अजीज खान जी, उत्तर प्रदेश में PDA लेकर तो आप चल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हाथ छोड़कर साइकिल चलाने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? नहीं प्राची जी, मैं बताऊं, कहीं कोई हाथ को नहीं छोड़ा जा रहा है। हाथ हमारे साथ है और हम हाथ के साथ हैं। कहीं किसी को कोई नहीं छोड़ रहा है। PDA मेरा नारा है और PDA ग्राउंड है, और इस मुल्क को अगर न्याय मिल सकता है तो सिर्फ PDA न्याय दिला सकती है। और उस फार्मूले को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से लागू किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह वो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों और जो अगला समाज है, बहुत ही जरूरतमंद है,
और आधी आबादी, आपकी बात भी कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमेशा आप इस बात को देखिए, आज समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, सामाजिक परंपराओं की बात कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में वो तमाम समाज जो दबा कुचला समाज है, जो जरूरतमंद समाज है, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी आज नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाह रही है, जो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर एक मनुवादी विचारधारा से प्रेरित है। आज वो लोगों को अजीज खान जी, आज मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपसे बार-बार कह रहे हैं, आप सीरियसली इस बात को समझिए। आज तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, सर सुनिए ना, मैं ही नहीं जानना चाह रही, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सारे लोग जानना चाहते होंगे। आप भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ। मैं भी जानना चाह रही हूँ कि बीजेपी को हराने के लिए आखिर किस फॉर्मूले पर साइकिल काम कर रही है। हाथ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से आप दूरी बना रहे हैं और उसके तुरंत बाद आप लिस्ट जारी कर दे रहे हैं अपने कैंडिडेट्स की। देखिए प्राची जी, हमारी जो तैयारी है वो जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। आप देख रहे हैं कि किस तरह बूथ लेवल तक हम जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, बहुत ही अहम बैठक कर रहे हैं। आज बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बड़े स्तर पर लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो कह रही हूँ हाथ है कि नहीं पर लड़ रही है। सर सुनिए ना, आप हाथ बात कर अच्छा रही हैं, चलिए मैं इसे सिंपल करती हूँ, मैं आपको 5 पॉइंट बताती हूँ, मैं आपको 5 पॉइंट बताती हूँ जिससे मुझे ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी और हाथ एक साथ नहीं है। आप मुझे 5 पॉइंट बता दीजिए जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है मन में विश्वास, पहला पॉइंट और बताइए ना। उम्मीद। और आज जिस तरह बीजेपी, मैं आ रहा हूं ना, जिस तरह, अरे मैं वही बता रहा हूं, प्राची बोलने दें आप। देखिए, जिस तरह वो नफरत की बात कर रही है, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, और हमारी जो अलायंस पार्टियां हैं, जो हमारी साझे की पार्टियां, वही विचारधारा भी वही है। वो शहजाद पूनावाला जी बताएंगे, बस मुझे इतना बताइए। मेरा पहला पॉइंट है सीट शेयरिंग पर आप लोगों के बीच में तालमेल ना बैठना। बताइए इसका काउंटर क्या है आपके पास। देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग हो रही है, अंदरूनी हो रही है, बातचीत चल रही है, और कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है, देश में राजा तय करने का मामला हो रहा हो, लोकसभा इतना बड़ा चुनाव है, इतनी बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, तो समय लगता है। अंदरूनी बातें तय करने में वक्त लगता है। चुनाव एकदम सर पर आ चुके हैं, चुनाव एकदम सर पर आ चुके हैं। पहली लिस्ट में 16, दूसरी लिस्ट में 11 कैंडिडेट्स के नाम का आप ऐलान कर चुके हैं और आप कह रहे हैं सब कुछ अंदरूनी चल रहा है। 5 पॉइंट्स, पूरा समय आपके पास इस डिबेट में, 5 पॉइंट्स आज बता के जाइएगा अजीज खान जी, जिससे मुझे भी यकीन हो जाए कि साइकिल और हाथ एक साथ चल रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, आपसे अभी ताजा लग में, शहजाद फिर मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल जी, ये तो अभी भी कह रहे हैं हम सब साथ हैं, जो लोग अलग चले गए उनका क्या है, वो तो हमारे एक तरफ से समझ लीजिए गंदगी थे, जैसा वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, और हमें उन लोगों की जरूरत भी नहीं थी। शायद वरुण पुरोहित जी को नहीं पता होगा कि अशोक चौहान जी जो गए हैं वो इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अगर वो इनको गंदगी लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वरुण पुरोहित जी का शायद उनसे बड़ा कद कांग्रेस में था। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर इस तरीके की शब्दावली का ये प्रयोग करते रहेंगे तो बचे कुचे भी जो लोग हैं अच्छे, वो भी चले जाएंगे। तो स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन अब है कहां। इंडिया गठबंधन कहां से शुरू हुआ था प्राची जी? नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में भ्रमण करके इंडिया गठबंधन को जोड़ा था और इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी। आज जब तो इंडिया गठबंधन की नींव का पत्थर कौन हुआ? नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार नहीं रहे, जब जिस गठबंधन की नींव नहीं रही, वो गठबंधन बचा कहां? वो बिखर चुका है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है कि हम तो इनसे वैसे ही पहले ही अलग हो गए हैं। अब ये कांग्रेस चाहती है बीएसपी के साथ गठबंधन करना। ये सबको पता है कि कांग्रेस निरंतर बीएसपी का दरवाजा खटखटा रही है और बहन जी कुंडी खोल नहीं रही है। तो अब स्थिति यह है कि ये चीज अखिलेश यादव जी भी समझ गए, और जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने समय दिया था, जब अमेठी पहुंची तो अखिलेश यादव जी ने देखा भाई वहां पे लोग तो आ नहीं रहे, जब लोग नहीं आ रहे तो वहां जाएंगे क्या करने, क्योंकि पहले ही कांग्रेस का ही वहां पे अस्तित्व, समाजवादी पार्टी का अमेठी और रायबरेली को अस्तित्व है नहीं। तो अखिलेश यादव जी ने उससे भी अपना पिंड छुड़ा के आज 11 लोगों की लिस्ट जारी करके ये सिद्ध कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ भी कोई गठबंधन इनका बचा नहीं है। वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 2-4 दिन और टीवी में चर्चा रहेगी, उसके बाद ये गठबंधन का भी अनाउंस हो जाएगा। चर्चा कर रहे हैं ना, जमीनी स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। सुना नहीं आपने, अजीज खान जी कह रहे हैं बड़ा इलेक्शन है, राजा का इलेक्शन है, इसलिए हम अंदरूनी चर्चा कर रहे हैं। उसी पे मैं आ रहा हूं। अजीज खान साहब ने भी बताया राजा का इलेक्शन है। अजीज खान साहब रजवाड़े चले गए, रजवाड़े लुट चुके हैं, रजवाड़ों का दौर चला गया है। अब जन सेवक का ये इलेक्शन है कि जनता का सेवक कौन है, उसका इलेक्शन है। और आप लोग अपने आप को अभी भी राजा समझ रहे हैं, इसीलिए आप शायद अभी वहां पे गुमान में खोए हुए हैं। अब ये राजाओं का इलेक्शन नहीं होता है, ये जनता के मुद्दों का इलेक्शन होता है। और पीडीए का तो ध्वस्त आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कर दिया।
भाई आपके शेरवानी साहब ने कर दिया और पल्लवी पटेल जी ने कर दिया, तो पीडीए की असलियत तो बता दी, और पीडीए की असलियत बताने के बाद अब जिस तरीके से आपने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट निकाल के उसके ऊपर नारा लिखा है, ये दिखाता है कि आप सिमट चुके हैं कुल मिला के सिर्फ पीडीए चलिए के बहुत छोटा नारे सा में। जवाब दीजिएगा अजीज खान जी। इसके तो अभी अलावा अभी आपके आप पास कुछ आपसे बचा अलग नहीं हुए हैं, है। आपके साथ ही रहे। अब इनके सवाल का तो जवाब दे दीजिए, मेरे तो 5 पॉइंट नहीं बता रहे हैं आप। देखिए प्राची जी, ऐसा है कि रोहित जी जो सवाल और जवाब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये कह रहे जन सेवा करें। जन सेवा करते करते 10 साल हो गया। आज देश की क्या स्थिति हो गई आप देख रहे हैं। कह रहे थे साहब झोला उठा के चले जाएंगे, साहब जम गए। आज महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। आज बड़ी बड़ी समस्याएं देश में है। किसान देखिए किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, किस तरह उसमें लाठियां भाजी जा रही, कील कांटे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो जनसेवक है, जो नायक था, आप किस तरीके, आप सुनिए ना मेरी बात। अरे एक पुराने बयान अरे पे एक मिनट, अरे भाई रोहित जी, बना के आप चाहते बात हो सुनिए आप कि आप नरेंद्र मोदी जी से कंपटीशन कर पाओ, परंतु आप ये मनन नहीं करना चाहते हो। आप सुने नहीं रोहित जी, आप मैडम रोकिए इनको। प्राची जी रोकिए, मुझे बात अजीज खान जी रोक लूंगी। अब ये तरीका नहीं है। नहीं, देखिए ऐसे शब्द का नहीं, नहीं, इस्तेमाल नहीं, मत नहीं, करिए ना आप- अजीज खान जी। आपके साथ चुनाव लड़े, मुझे अब बात अलग हो करने गए, दें। तो आपके इनके लहजे से परेशानी होने लगी। वो तो यही बता रहे हैं जो उन्होंने महसूस किया था। रही बात मुद्दों की, तो मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपके पास देखिए, मुद्दे हैं, मुझे- लेकिन मैं फॉर्मूला कह रहा क्या हूँ, है? मैं- सुनिए, अरे शहजाद प्राची जी पूनावाला जी सुनिए की ना। पार्टी को हराने के लिए बस मुझे- इतना बताना था आपको। बस 1 मिनट रुक जाइए। मुझे धर्मवीर चौधरी जी को ऐड कर लूं, फिर शहजाद आपके पास आ रही हूँ सीधा। वही- धर्मवीर चौधरी जी, मैं- अभी मैं- बसपा मैं का उसी को जिक्र हुआ। बताने जा रहा हूँ। 1 मिनट अजीज खान मैं जी। उसी को अजीज खान जी 1 मिनट, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब भी दीजिएगा। मुद्दे पे की बात हम करते रहेंगे। धर्मवीर चौधरी जी, अभी बसपा का जिक्र हुआ, क्या बसपा उत्तर प्रदेश में बस इतनी बार रह गई है कि उसकी चर्चा ही होगी? जमीन पर कहां नजर आती है बसपा? नहीं 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 प्राची जी, देखिए अगर कोई इस देश में कॉन्फिडेंट नेता है तो वो सिर्फ बहन जी हैं। और बहन जी ने फर्स्ट डे से ये कहा था कि ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन हो रहा है, ये बेमेल गठबंधन है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो इनकी एक एक ईंट दरक रही है। क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी है, जब नीतीश कुमार जी अखिलेश यादव जी से मिलने लखनऊ में आए थे 1 साल पहले, तब ये बहन जी का स्टेटमेंट आया था। तो ये जो बेमेल गठबंधन इन्होंने किया था, जिसमें मतलब सबसे बड़े धोखेबाज जो पार्टी है वो अजीज भाई की है। ये पीडीए की बात करते हैं। ये एक परिवार की पार्टी है प्राची जी, एक परिवार को आगे बढ़ाती है और एक परिवार के लोगों को ही दो जो है कायस्थ, जया बच्चन और जो आलोक रंजन, ये एक ही परिवार के कायस्थ परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे बढ़ाती है, चाहे वो अखिलेश यादव जी की परिवार हो, चाहे वो कायस्थ परिवार हो। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो पीडीए को लेकर के बिल्कुल धोखेबाज चेहरा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है चौधरी साहब के विचारों को धोखा दिया। चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं। अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री के चुनाव में बुला करके हरवाने का काम किया। नजर आ रही है जमीन पर, कम से कम हम चर्चा तो कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि बसपा को क्या हो गया? सियासी सरेंडर बसपा का क्यों नजर आ रहा है? प्राची जी मुझे बोलने दीजिए। प्राची जी आप सीनियर पत्रकार हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं बसपा के बारे में बताऊंगा कि बसपा वो पार्टी है, वो पार्टी है जो 543 सीटें लड़ाती है। देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो 500 से ज्यादा सीटें कोई लड़ाने का काम करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो ये जो विश्वास है, ये बाबा साहब का दिया हुआ विश्वास है और मान्यवर साहब काशीराम जी का दिया हुआ विश्वास है, जिस पर बहन जी आगे चल रही है। लेकिन ये जो धोखेबाज पार्टियां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 2014 के चुनाव में आप जीरो हुए, 2019 के चुनाव में 10 सीटें पाई, उसमें भी अखिलेश यादव क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं हमारी वजह से बहन जी का जनाधार बढ़ा। तो ये काहे का विश्वास? प्राची जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है महापुरुषों का। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी 0 सीटें आए या 10 आए या 50 आए। 4 बार बहन जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं और ये पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप करने की बात नहीं कर रहे, ये पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। जीतने के लिए नहीं लड़ेगी, और हमारी समाजवादी पार्टी की वजह से, तभी करिएगा ना जब सत्ता में आएगा। की वजह से सीटें हमारी नहीं आई थी, हमारी वजह से समाजवादी पार्टी की आई थी। अच्छा ठीक है, शहजाद पूनावाला जी। शुरुआती दौर में कुछ टिप्पणी की गई। प्रभु श्री राम के राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, वो तुकबंदी नहीं थी। जब हम शबरी का उदाहरण देते तो सामाजिक न्याय की परिकल्पना राम जी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए लाभार्थियों की बात
करना तुकबंदी नहीं होती। और टूरिज्म वो होता है जब सऊदी का राजा 55 में आता है तो काशी घुमाने ले जाते नेहरू जी और मंदिर को ढक देते हैं। जाकर देख लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। आज हम लोग गर्व से सनातन के केंद्र के उद्धार की बात करते हैं, तो ये तुकबंदी नहीं। आपको इतना बुरा लगा तो वरुण पुरोहित जी बताइए कि सनातन को उजाड़ने की बात उदयनिधि स्टालिन ने की, क्या आपने बोला है? सनातन के बारे में क्या बोला है प्रियंक खड़गे ने? जिस प्रकार से राम जी के अस्तित्व को नकारा है सोनिया गांधी की सरकार ने, तो उस समय पर आपका आक्रोश कहां था? परंतु छोड़ देते इस विषय को। अब मैं आना चाहता हूं अजीज खान जी पर। अजीज खान जी, पीडीए का मतलब तो पारिवारिक एंड डायनेस्टी एसोसिएशन हो चुका है। अभी जो बात कह रहे थे यहां पर, मुझे बताइए 111 सीट चाहिए आपको 3 राज्यसभा निकालने के लिए। 3 निकलने से रही, पल्लवी पटेल तो पहले से चली गई और 108 है आपकी कुल मिलाकर, तीसरी तो आएगी नहीं। तो बताइए सुमन जी को कौन से नंबर पर रखा है? जया बच्चन जी को नंबर 1 पर, आलोक मिस्टर रंजन को नंबर 2 पर, तो मतलब सुमन जी का नंबर 3 पर। और आप लोग पीडीए करते, ओबीसी कुर्मी जाति को गाली किसने दी? रेवांत रेड्डी ने, उसके साथ बैठे हैं। और मोहन यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, उसका विरोध करते हैं। अच्छा चलिए बता दीजिए कि नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन था, अंबेडकर जी का कोई नहीं था। ये सैम पित्रोदा ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में। क्या स्टैंड है आपका? ये पीडीए केवल पारिवारिक डायनेस्टी एसोसिएशन बन चुका है। इसलिए लालू अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, मुलायम जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, उदयनिधि स्टालिन को उनके पिता बनाना चाहते हैं और माता जी राहुल गांधी की उनको बनाना चाहते हैं। उसका जवाब अभी अजीज खान जी दे देंगे। जिस डायनेस्टी की आप बात करें उसका जवाब भी अजीज खान जी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। अजीज खान जी, मेरे पास देखिए आपकी नई ताजा लिस्ट है जो आपने जारी की है। जिस तरीके का नारा आप दे रहे हैं, होगा पीडीए का नाम अब की एकजुट मतदान। पीडीए तो आप जरूर बता रहे हैं, पीडीए तो आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन फिर मैं कह रही हूं इसमें ऐसा तो नहीं कि आपका इंडिया गठबंधन, आपका जो इंडिया अलायंस है वो कहीं खोसा गया है और सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आ रही है? आप इसमें इस लिस्ट में जरा देखिए, पहली बात तो पूरे पीडीए की पूरी झलक दिख रही है मैडम आपको। पूरी तरह से पीडीए स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। और रही बात, ये सूची है, जारी हो रही है, तैयारियां हो रही हैं और हमारा गठबंधन कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर हो रहा है, बातचीत चल रही है। और जब डिसाइड हो जाएगा आगे की बातें भी तय हो जाएंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि इन लिस्ट जो जारी हो रही है इससे किसी तरीके का कोई असर हमारे इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। ये एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग प्रोसेस है। जब चीजें फाइनल हो जाएंगी, डिसाइड हो जाएंगी, जो कि जमीनी स्तर पर बात हो रही है, जब डिसाइड हो जाएगी ये बातें, तो मुझे लग रहा है कि वो चीजें आगे तय कर ली जाएंगी। चलिए आज तो समय बता ही दीजिए, अब तो चुनाव बहुत नजदीक आ गया, अब तो बहुत जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज तो कम से कम अजीज खान जी इतना स्पष्टता दे जाइए कि कब आपको बुलाऊं, कब आपसे बात करूं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज चलिए तय हो गया। आज पता चल गया कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है और समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर। देखिए प्राची जी, स्पष्ट है यही हफ्ता जो आ रहा है, इस हफ्ते में करीब करीब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और आप लोगों को बहुत जल्द इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी और बताया जाएगा। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्यों दूरी बना रहे हैं? ये तो एक, आप ही कह रहे हैं, तो एक प्रोसेस है, हम बातचीत कर रहे हैं और सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो क्यों नहीं जा रहे हैं अमेठी, रायबरेली? देखिए प्राची जी, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया, अभी मसरूफियत है, शेड्यूल बहुत हैक्टिक है, जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अभी चीजें तय होंगी, शेड्यूल तय होगा कि न्याय यात्रा में कब शामिल होना है, कब नहीं होना है, वो हमारे नेता इस बात को तय करेंगे। और वो नेता ने स्पष्ट कर दिया कि सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और जल्द स्पष्ट हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद चूंकि न्याय यात्रा कई दिन अभी उत्तर प्रदेश में रहेगी, हम शामिल होंगे। जब से इंडिया गठबंधन बना है मैं तब से सुन रही हूँ, अब तो चुनाव एकदम करीब आ गया। अभी भी याद आ गए आपको 5 पॉइंट्स? मैंने शुरुआत में ही बोला था आपसे कि 5 पॉइंट बता दीजिएगा मुझे, जिससे मैं समझ जाऊं कि इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है उत्तर प्रदेश में। 5 छोड़िए, 3 ही बता दीजिए। चलिए 5 मैं बता दूंगी, मुझे कैसे लग रहा है कमजोर है। मैं बता दे रहा हूं, आप सुन लें। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये पूरे देश और दुनिया देख रहा है कि इस देश में क्या वायदा किया, सुनिए ना, क्या वादा करके शासन सत्ता को हासिल किया गया था और आज माननीय मोदी जी उसके एक भी बिंदु पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। नहीं, मैं पॉइंट की बात करूंगी। मुझे पहला पॉइंट बताइए, मुझे पहला पॉइंट बताइए। आप इंडिया अलायंस के बीच में मजबूती की जो गवाही दे। सर, मैं मुद्दों पर आपसे चर्चा कर चुकी हूँ और मैं जान रही हूँ आपके पास मुद्दे बहुत सारे हैं और बड़े मुद्दे हैं। नहीं, मैं एग्री कर रही हूँ आपसे। मुद्दे पे आ रहा हूँ।
अरे बाबा मैं मैं वही बता रहा हूं, सुन मैं लीजिए, एग्री कर रही हूँ। जनता चाह रही है गठबंधन हो, जनता सबसे बड़ा जनता मुद्दा चाह है रही जनता। है, आप कब चाहेंगे जनता चाह रही है बताइए कि ना। इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट करे। अरे सर लोग पॉइंटेड मुत्तहिद बात होकर कर रही हूँ के एक अजीज साथ खान जी, होकर और के आप हैं कि ऐसे गोल लोग गोल तो जलेबी झूठ छानने बोल में रहे लगे हैं। देश से, जलेबी और देश को छानिएगा कहीं ना तो कहीं गुमराह उत्तर किया प्रदेश है, में 80 की उसके 80 खिलाफ सीटें लड़ने की जीतने बात का हो रही दावा है। यूं ही नहीं कर रही है फिर भारतीय जनता पार्टी। शहजाद पूनावाला जी, मुद्दे तो है ना इन लोगों के पास, इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते, उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता की आवाज है इंडिया गठबंधन, दावा है अजीज खान जी का। नहीं, यदि जनता की आवाज है तो इसी आवाज को बुलंद करने के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है, परंतु अखिलेश जी कह रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए फिर यात्रा में जाएंगे। तो मुझे एक बार बता दे, अजीज खान उनके नेशनल प्रवक्ता है, बोल दीजिए कि सीट शेयरिंग हो या ना हो, हम जनता के मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा में शामिल होंगे। वो कंटिंजेंट कर रहे हैं, मतलब कि अगर सीट शेयरिंग हो गई, मतलब अगर सौदा हो गया तब तो हम जाएंगे, वरना हम इसको नकार देंगे। और इसी प्रकार का भाव ममता बनर्जी का भी रहा है, इसी प्रकार का भाव आम आदमी पार्टी का भी रहा है। हर व्यक्ति जो है वो न्याय यात्रा को जाने के बदले बाय बाय यात्रा बना रहा है कि हम कब बाय बाय बोल दे। इसीलिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में सभी लोग बाय बाय कर रहे हैं और जनता भी बाय बाय करने वाले। और जहां तक जनता के मुद्दे, तो चुनाव हुए ना, अभी क्या हुआ मध्य प्रदेश के चुनाव में, हमारी सरकार 18 साल बाद भी वापस आई और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार को नकारा गया। और इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आप बताइए, यदि पीडी आपके मन में है तो अंबेडकर जी के विषय में जो बोला गया, ओबीसी कुर्मी जाति के विषय में जो बोला गया, अजीज खान जी काहे घबरा रहे हैं? ठीक है, दीजिए जवाब अजीज खान जी। देखिए, शहजाद जो है वो मामले को जलेबी बनाने में बहुत मास्टर हैं, हालांकि बहुत होशियार आदमी है, समझदार हैं, लेकिन ये असली बात नहीं करते हैं। बार बार हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाया जातीय जनगणना, सब जातीय जनगणना पे पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने मोहन यादव जी को बना दिया सीएम, हमने फलाने को बना दिया, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जात पर। लेकिन सच्चाई है कि जब दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा समाज, इसको न्याय देने की बात आती है तो उसके न्याय की बात नहीं करते, उसके न्याय देने की बात नहीं करते, उसके आबादी के हिसाब से जो उसकी हिस्सेदारी है वो तय जो हो रही है उसको देने की बात नहीं करते। बातें लंबी लंबी कर रहे हैं। सब समाजवादी पार्टी की बात क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा छत्तीसगढ़ का, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा राजस्थान का। कहते थे ना राहुल गांधी हर चुनाव में जाकर कि जातीय जनगणना नहीं कराते, ये ओबीसी विरोधी है। क्या रहा नतीजा? देखिए, हमसे सवाल कर रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही से है, आप ही हारे ना, आप ही का गठबंधन, आप ही की सहयोगी पार्टी आ रही है ना इन तीनों राज्यों। देखिए 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 नतीजा देखिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो चुनाव हुआ वो चुनाव स्टेट लेवल का था, वो क्षेत्रीय चुनाव था। आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव होने जा रहा है। आज पूरे देश में मांग है। आज दलित समाज कहीं ना कहीं पीड़ित है, शोषित वंचित समाज पीड़ित है। ये मुझे समझाने से पहले पार्टी के उन नेताओं को समझाइएगा जो आपसे नाराज होकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जाकर बैठ जा रहे हैं। ये पीडीए का फॉर्मूला मुझे समझाने से पहले पल्लवी पटेल को समझाइएगा, शेरवानी साहब को समझाइएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाइएगा। अजीज खान जी, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब ठीक है, धर्मवीर चौधरी जी, इंडिया गठबंधन मांग है आज देश की, और इस इंडिया गठबंधन में कहां है मायावती ये किसी को नहीं पता। नहीं प्राची जी, मैं जरा राजनीति से इतर एक दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं, मतलब आपकी इजाजत के साथ में, चूंकि राजनीति पे तो बहुत बात हुई है। आज संभल में कल की भगवान संन्यास ले रही है क्या बसपा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप मुझे बोलने दीजिए, आप मेरे बीच में ना बोलें, कृपा करके मुझे बोलने दीजिए। मैं देखिए राजनीतिक मुझे बोलने दीजिए, मुझे राजनीतिक विश्लेषण को बुलाया है तो मेरा पक्ष तो रखने देंगे, नहीं रखने देंगे? या बीच में आप ही बोलती रहेंगी तो मैं कब बोलूंगा? नहीं, आप या तो आप ही बोल लीजिए। अभी आप यूपी की सियासत पर बात कर रहे हैं। अरे मैं यूपी की सियासत पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूपी की सियासत पर बात कर रहा हूँ मैडम। आप ही ने कहा ना कि मैं थोड़ा सा अलग बात करूंगा, राजनीति पर नहीं करूंगा। मैं यूपी की सियासत पर बात कर रहा हूँ मैडम। संभल में आज प्रधानमंत्री जी गए हैं तो मुझे बोलने दो ना। जब आपने मुझे बुलाया है तो आपने शब्द ना डाले। मैं शब्द नहीं डाल रही, बस इतना आपसे कह रही हूँ कि यूपी पे रहिए, सियासी पार्टी की बात कर रही हूँ तो सियासी पार्टी का तो जिक्र करना होगा आपको। हाँ, मैं राजनीतिक बात ही कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना राजनीति से हटके बोलूंगा। अरे राजनीति से हटके तो बोल ही नहीं सकता, यहाँ कोई धार्मिक प्रवचन थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल, मैं यही आपको याद दिला रही थी। लेकिन मुझे बोलने दीजिए। बोलिए ना सर। देखिए, आज संभल में माननीय प्रधानमंत्री जी कल की भगवान जो विष्णु के 10वें अवतार बताए गए हैं पुराणों में, उनके मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए। मैं ये राजनीतिक लोगों से, खासकर कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अभी आप राहुल गांधी जी को ये सलाह दीजिए कि वो राजनीतिक यात्राएं बंद करके एक यात्रा निकालें रोम के लिए
और वहां पर जाकर के 30, 35, 40 साल तपस्या करें जैसे मोदी जी ने बचपन में की थी, तो इनको कोई ज्ञान प्राप्त होगा, तब ये पब्लिक की नब्ज पकड़ पाएंगे। और 432,000 साल का ये कलयुग है। मुझे ऐसा लगता है प्राची जी कि जैसे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये राजनीति में भी एक युद्ध है। एक महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण एक आम आदमी के रूप में कृष्ण के जो है वो वाहक थे रथ के। तो ऐसा मुझे उनका जो विराट रूप था, ऐसा आज मुझे महसूस हुआ कि ये जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो तपस्या की है, ये हो सकता है कि भगवान कल्कि के 10वें अवतार विष्णु के बने, क्योंकि जो विराट रूप मैं आज मोदी जी का देख पा रहा हूं, वो किसी का नहीं देख पा रहा हूं। बस यही जानना था मुझे। ये जो भगवान यही जानना था मुझे कि बार-बार जो बहन जी के बयान सामने आ रहे हैं, बहन जी के ये बयान यही मैं देख पा रहा हूं कि आज इनका मुकाबला कर नहीं सकता है और भगवान की शक्ति आपने तो बड़ा क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। वरुण पुरोहित जी, महसूस होता है बिल्कुल अब समझ में आ गया ना सर, बसपा की लाइन क्या होगी ये भी मुझे समझ में आ गया। वरुण पुरोहित जी बोलिए। बसपा की लाइन नहीं, ये धर्मवीर चौधरी की लाइन है ना सर, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, ये मेरे मन का विचार है। सलाह दी है आपको धर्मवीर चौधरी जी। प्राची जी, अरे भाई दूसरे को बोलने दो यार। प्राची जी 70 साल से तो तुम बोल ही रहे हो, तुम्हारी बोलती तो पब्लिक ने बंद कर दी, अब क्या बोलोगे? 70 साल से तो बोल ही रहे हो ना, अब क्या बोलोगे भाई? कुछ बोलने के लिए बचा नहीं आपके पास में। क्या आंसू गैस के गोले छोड़ते रहते हो? क्या बकवास करते हो? दूसरे को बोलने तो टिप्पणियां करते हो। आप लोगों सीटें आपकी, आप राम की यात्रा आ जाती ना सीटें आपकी, रोम की कर लो भाई, कौन मना कर रहा है? बेकार बातें कर रहे हो यहाँ बैठ करके। प्राची जी बोलिए, धर्मवीर जी प्लीज चर्चा बढ़ाने दीजिए, बोलिए। हाँ, मैनर्स सिखाओ थोड़े से, बोलिए ना सर, बोलिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत यात्रा नहीं कर सकते तो रोम की कर लीजिए। अरे सुनने तो दीजिए ना, वो किसकी यात्रा कर रहे हैं, बीच में आप बोलेंगे तो कैसे वो बोलेंगे फिर? बोलिए। देखिए, आरएलडी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बात की, आरएलडी को अब जयंत चौधरी को जिंदा किया ना राजनीति में, अखिलेश यादव ने किया। अगर वो नहीं देते राज्यसभा तो आज ये स्थिति नहीं होती। दूसरी अभी बात कर रहे थे रोम की बात, और सोनिया जी के लिए कोई ना कोई टिप्पणियां इनकी मानसिकता दर्शाती इस बात की। लेकिन इनसे आप ये पूछिए कि जो दो महिलाएं ना भारतीय राजनीति की, उनके भतीजों के कारण ये भागे इधर उधर इंडिया अलायंस से। भतीजों की फाइलें चल रही है, भतीजों की फाइलें चल रही है। दिल्ली में कोठी बनाई, कहां से बनाई? 400 करोड़ की कहां से आए? इसलिए डर के मारे भाग रहे हो, इसलिए विराट रूप नजर आ रहे हैं। खुद की विराट फाइलें नजर आ रही है, भ्रष्टाचार की फाइलें नजर आ रही है, ताज कॉरिडोर की। ये एक परिवार की पार्टी नहीं बोलने देंगे। इसीलिए इस कांग्रेस धर्मवीर चौधरी जी अकेले यहाँ बोलने के लिए तो आप नहीं आते हैं। अरे कांग्रेस का नाश हो रहा है ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन बसपा कहाँ चली गई ये भी बता देते तो ज्यादा ठीक रहता। आप रुक जाइए प्लीज धर्मवीर चौधरी जी, आप चर्चा को खराब मत करिए। यहाँ पर कोई भाषण देने तो नहीं आता है, सबको बारी बारी से मौका मिलता है। आप जितनी चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, बसपा की चिंता हो जाती है। सब तो समझाने का एक तरीका होता है ना, ऐसे नहीं होता। रोहित अग्रवाल जी, अच्छा ठीक है सर, वो मोदी जी की बात को मान नहीं हो तो आप भी मान लो। रोहित अग्रवाल जी, क्या दिक्कत है? यही दिव्य दर्शन क्या आपको भी हो गए आखिरी वक्त पर जो आपने पार्टनर बदल लिए? देखिए प्राची जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि ना कांग्रेस के पास और ना ही समाजवादी पार्टी के पास किसी भी मुद्दे के ऊपर स्टैंड लेने के लिए रीढ़ की हड्डी है। इनके पास किसी तरीके के सिवाय मतलब एक मोदी विरोध के अलावा इनके पास कोई नारा नहीं है, और मोदी विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं इनको समझ में नहीं आता है। देखिए, विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होती है लोकतंत्र के अंदर, परंतु ये मीडिया के चौथे स्तंभ पे बैठ के ही ये कहते हैं कि साहब लोकतंत्र खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आता, जब लोकतंत्र खत्म हो गया तो फिर आप मीडिया के चौथे स्तंभ पे बैठ के ये बता कैसे रहे कि लोकतंत्र खत्म हो गया? तो इनके पास स्टैंड लेने के लिए कुछ नहीं है, एक दूसरे को सिवाय धोखा देने के और कुछ नहीं है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी के ऊपर अभी जो हमला कर रहे थे, ये भाई साहब को भी पता नहीं है कि भाई साहब वहीं की कुंडी खटखटाई जा रही है। लेकिन रोहित जी, ये बात तो आपको भी बतानी होगी कि आपको कैसे दिव्य दर्शन हो गए, आपको कैसे समझ में आ गया, क्योंकि यही डिबेट हुआ करता था और आप बैठकर बताया करते थे मुझे कि बीजेपी कैसे इस देश को ऐसी तरफ लेकर जा रही है, ऐसे अंधेरे में जहां से निकलना मुश्किल है। आज उसमें आपको उजाला नजर आ रहा है। मैं बताता हूं आपको, मैं प्राची जी आपको बता देता हूं, जब इतने ईमानदार प्रधानमंत्री को मोदी जी ने भारत चौधरी जी, आपको नहीं बोलना है ना, ये समाज के लोग आभारी है मोदी जी के। राजनीतिक विश्लेषक हैं तो प्लीज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही बोलिए। धर्मवीर चौधरी जी, आप स्टूडियो में इस बात का फायदा मत उठाइए ना, मोदी जी को मिलने इस बात का फायदा मत उठाइए, जयंत चौधरी जी की पार्टी इस बात का फायदा मत उठाइए। पूरी डिबेट खराब कर दी, पूरी डिबेट खराब कर दी। ठीक है, मेरे पास समय सीमित नहीं था, लेकिन धर्मवीर चौधरी जी ये कोई तरीका नहीं होता चर्चा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।